सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कैलकुलेशंस के ऊपर ये वीडियो। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद शायद आपको समझ में आ जाएगा मैक्सिमम चीज़ें जो आपकी कैलकुलेशन में रॉन्ग होती हैं। मेरे साथ जितनी चीज़ें कैलकुलेशन में रॉन्ग हुई हैं उन सबको मैंने मेंशन किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं डेप्थ में एकदम जा करके मतलब उन चीज़ों को उभार सकूं जो कि कोई बताता नहीं है कि ये भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। मैंने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा है। नहीं तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है जो आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में क्या मेन गलतियाँ करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर हैं, लेकिन उन सबसे थोड़ी अलग वीडियो बनेगी क्योंकि इसमें एक्चुअल में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जा कर के चीज़ें पता चलेंगी कि क्यों गलत होता है कुछ, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह से। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हो, कैलकुलेशंस इजी बट हार्ड। इजी तो होते हैं कैलकुलेशन, लेकिन हार्ड लगते हैं। पता है क्यों हार्ड लगते हैं? क्योंकि ना लोगों का अलग अलग ये रहता है, मानसिकता रहती है कैलकुलेशन के प्रति। कुछ लोग डर जाते हैं कैलकुलेशन से, किसी से कैलकुलेशन हो नहीं पाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको आज हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो छोटी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर छोटी नहीं बनी तो मुझे क्षमा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं बच्चों से वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और मेरे खुद के क्वेश्चंस जो थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, लेकिन मुझसे लॉन्ग कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो जो लॉन्ग कैलकुलेशंस होती है ना, उनमें मतलब मेजोरिटी बच्चों की उनमें गलतियां होती हैं, क्योंकि हमने बचपन से कैलकुलेशंस करे हुए होते हैं। पर जब हम 11th 12th में आते हैं तो हमें लॉन्ग कैलकुलेशंस मिलते हैं, और लॉन्ग कैलकुलेशंस मतलब आपको एकदम कंसंट्रेशन के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। फिर मुझे कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, कुछ लोगों को कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगता है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। मुझे कैलकुलेशन से डर लगता है, ये एक बन चुका है मानसिकता। मानसिकता बन चुकी है कि कैलकुलेशन आया तो भाई क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो इसका भी आपको जवाब मिलने वाला है। कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, और एक्सेट्रा 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 बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी नहीं बट हाँ बहुत डेप्थ में चीज़ें मैं लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है। तो देखो यार, चारों चीज़ें मैंने जो आपको बताई, चारों चीज़ें, चारों का सोल्यूशन एक ही है। मेनली एक सोल्यूशन है कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। कॉन्फिडेंट रहो बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बार ये नोटिस किया है खुद के अंदर कि मैं चीज़ों में कॉन्फिडेंट रहती हूँ, रहती थी, और धीरे धीरे उनमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी। और आज भी हो सकता है कि मैं हूँ, कुछ दिनों से नहीं हो रहा है ऐसा, और उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये नहीं होना है, ये नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, पर ये भी नहीं कि मुझे क्वेश्चन देख करके डर लग गया। क्यों डरना है भाई? वो क्वेश्चन है, वो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारे जैसे ही बच्चों से सॉल्व करने वाला है। अपने दिमाग को ये समझाओ कि जो क्वेश्चंस हैं, मेरा जो गोल है मैं उसको अचीव नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन आपकी लाइफ का, पता है एक्सपीरियंस का तो ऐसे होता है ना कि क्वेश्चन लाइफ का पार्ट है। मतलब ऐसा हो जाता है ना एक टाइम पर आकर के कि आपका एक ऑर्गन है क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि मेरे को याद है कि मैंने बीच में क्वेश्चंस करना बंद कर दिया था 11th में, बायो पढ़ने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा बायो का रह गया था। और उस चक्कर में पता है क्या हुआ, मैं मतलब मैं एकदम थोड़ा सा, मेरा माइंड, मेरे बोलते हैं ना मन खुश रहता है, तो मन खुश नहीं था। फिर जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, मेरे को समझ में आ गया कि अब क्वेश्चन की आदत लग चुकी है। तो इस तरह से क्वेश्चन एक पार्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, क्वेश्चन से डरोगे, तो उसका सीधा सीधा एक ही आपका निकलने वाला है रास्ता, कि आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए ही बना है। क्वेश्चन आप ही के जैसे लोग सॉल्व करते हैं। आप किसी से कम नहीं हो। आपके पास भी माइंड है, आपके पास भी दो आंखें हैं, दो पैर है, दो हाथ है ना? सब वैसे ही बना है। मतलब सब लोग वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको सामने आए, आपको जस्ट उसे देखना है और अपने माइंडसेट को बनाना है, अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो होगा। सिंपल सी बात है, सॉल्व करूंगी तो होगा। जब मैं क्वेश्चन से डर जाऊंगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप सबको चाहिए कि आप नोट करो इन चीजों को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मजाक नहीं चल रहा है। अगर हम किसी भी चीज को बैठ करके टीवी सीरियल जैसे देखेंगे, या फिल्म जैसे देखेंगे, या वेब सीरीज जैसे देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होने वाली है। क्योंकि वेब सीरीज हम देख करके
ना तो हमें उसको अप्लाई करना होता है कहीं पर। वीडियोस देख के अप्लाई भी करते हो, वीडियोस तो एंटरटेनमेंट, बट ये एंटरटेनमेंट नहीं है। डायरी निकालो, छोटी नोटबुक निकालो, एक पेज निकालो, कुछ भी निकालो, और उसमें शॉर्ट में जितने शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिखो। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को लिखो, ताकि आपको समझ में आए बाद में कि हाँ इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नोट जरूर करना। चलो, तो स्टेप्स देख लेते हैं। जितनी चीज़ें मैं बताऊंगी उनमें स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी मिस्टेक कौन सी है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग मिस्टेक होती है। सब में सब मिस्टेक्स नहीं पाई जाएंगी और सबकी सेम मिस्टेक नहीं होती। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने मिस्टेक्स को चेक करना है, हाँ भाई मेरे से ही मिस्टेक हो रही है। ठीक है, उसके बाद उनको नोट करो, भाई हाँ मेरे से ये मिस्टेक हो रही है। जैसे मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगी तो हाँ मुझे ये मिस्टेक्स लग रही है, तो मेरी मिस्टेक मैं नोट करूंगी। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक मैंने नोट कर ली। उसके बाद आपको सोल्यूशन उधर मैं बताऊंगी, वो सोल्यूशन देखो, अपने सोल्यूशन को नोट करो। और अपने सोल्यूशन को नोट करने के बाद दिमाग में उसे बैठा लो, और जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगली बार से, उतने बार आप उस चीज को अप्लाई करो। क्योंकि देखो इंस्टेंटली कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आज मैंने ये सीखा है कि मान लो अगर मैंने आज कोई बुक रीड की, नॉवेल रीड किया, और उसके अंदर मैंने कोई पैराग्राफ रीड किया और उसमें मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉट्स मिले, तो मेरे को थॉट एक बार में याद हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे थॉट रिपीट करना पड़ेगा बार बार, है ना। और एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोरोना आया था अभी, तो उसमें क्या बोलते थे, सैनिटाइजर यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो। क्या आपको स्टार्टिंग से आदत थी सैनिटाइजर यूज करने की? नहीं, आपने उसे मतलब यूज करना शुरू किया सैनिटाइजर को बार 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 बार, तो आपको आदत पड़ गई। उसी तरह से आप जब बार बार किसी भी स्टेप को अपने क्वेश्चन को करने में, अपने स्टडी टाइम में अप्लाई करोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन एकदम स्टार्टिंग से इंस्टेंटली नहीं आएगी, पहले आपको जानबूझ के उसे अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में वो आपको इनवॉलेंट्री हो जाएगा, मतलब अपने आप से हो जाएगा वो, है ना। तो ये थे कुछ स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलो अपने मिस्टेक्स को फाइंड करना शुरू करते हैं और फाइनली बढ़ते हैं उजाले की तरफ। सबसे पहली बात, और ये मिस्टेक मैंने भी बहुत की है और आज भी मुझसे ये मिस्टेक होती है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मिस्टेक में ना करूँ। बहुत रफली कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज्यादा रफली कैलकुलेशन करते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। जैसे आप इस साइड का देख सकते हो, ये वाला, ये कैलकुलेशन जो करी हुई है, इस कैलकुलेशन के अंदर समझ भी रहा है कुछ, कि हाँ भाई, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत अच्छे परियों की तरह लिखो बैठ के। तो ये कैलकुलेशन करोगे अगर आप, तो आपको ये समझ रहा है कि इस कैलकुलेशन में मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरे 3 लाइन्स बन रही, 3 रोज मैंने कैरी कर लिया है, समझ रहा है। अभी इसको देखो, इस कैलकुलेशन के अंदर इतना ज्यादा घमासान हुआ है। आप देखो इसमें कैरीज ही नहीं समझ में आ रहे कि क्या कैरी लिया है क्या नहीं लिया। यहाँ पर कैरी है कि इसी रो के अंदर है मल्टीप्लाई करा हुआ जो मुझे मिला है, यहाँ पर ये 11 बन रहा है कि ये कैरी करा हुआ है। फिर आंसर में देखो यार, ये किसके साथ होता है मैं बता रही हूँ, जो लोग बहुत कम स्पेस में कोशिश करते हैं ना करने की क्वेश्चंस को, उनके साथ ये होता है। बहुत कम स्पेस में वो लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे इसमें देखो, इसने अच्छा खासा स्पेस ले रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने अच्छा खासा स्पेस नहीं ले रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने खुद ही कैलकुलेशन करके आपको बताया, क्योंकि मेरे साथ भी ये मिस्टेक होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको सुधारे कैसे। और सुनो, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद ही अप्लाई की है भाई। ठीक है, ये बोलने वाली चीज़ नहीं है, अप्लाई करी हुई चीज़ है। क्योंकि ये भी कैलकुलेशन जो साइड में करी, ये भी मैंने की है और ये भी मैंने किया है। लेकिन जैसा ये है ना, ये वाली कैलकुलेशन जो है, ये वाली, ये मैं पहले करती थी, बट अब भी मेरी हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई है, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है ना, हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई। तो मैंने किया क्या, मैंने बस अप्लाई किया सोल्यूशन को, तो देखते हैं क्या है। अब होता क्या है कि ऐसे कैलकुलेशन करने से आपके रॉन्ग कैलकुलेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैरी क्या लिया है, आपने उसमें क्या करा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपने मल्टीप्लीकेशन अच्छे से किया, एडिशन अच्छे से किया, लेकिन किसको किस में ऐड कर दिया, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कब मल्टीप्लाई कर दिया, क्या छूट गया, ये नहीं समझ में आता। तो इससे रॉन्ग कैलकुलेशन होने शुरू हो जाती है। उसके बाद कंफ्यूजन भी बहुत होता है। जैसे मेरे साथ क्या होता है पता है, जैसे ये है कैलकुलेशन, अभी मैंने कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर मेरे को लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। फिर मैं आगे जाती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता ठीक से, कुछ रॉन्ग हो जाता है, तो मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया।
जब मुझे ऐसा लगता है फिर मैं आती हूँ फिर से ना कैलकुलेशन करती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि मेरा टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगने लगता है, ऐसा होता है। तो अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? जस्ट टेक प्रॉपर स्पेस एंड सॉल्व क्वेश्चन इन एन ऑर्डर। अब प्रॉपर स्पेस लेके सॉल्व करो क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर आप देखो, प्रॉपर स्पेस लिया है मैंने इस वाले क्वेश्चन में, इसमें प्रॉपर स्पेस लेके सॉल्व किया और एक ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर में सॉल्व किया, लेकिन इसमें भी ऑर्डर में नहीं सॉल्व किया। ऑर्डर का मतलब क्या पता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, प्लीज ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना सॉल्व करके जितना हो सके सीधा सीधा सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि आपका एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा। अभी इसमें देखो, इसमें कितनी कम स्पेस ली है, उसमें घमासान होंगे एकदम से। तो स्पेस अच्छे से लो और ऑर्डर में सॉल्व करो, ये इसका सोल्यूशन था। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम था तो इसे नोट कर लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नॉट पुटिंग गिवन क्वेश्चन वैल्यूज प्रॉपरली। अब ये इतने बार हो चुका है मेरे साथ कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखो पहले आप। A particle is thrown vertically upwards with velocity of 20 meters per second from the top of a tower. It reaches the ground in 6 seconds. Find the velocity with which it reaches the ground. ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इन्होंने क्या किया, अपवर्ड्स को पॉजिटिव मतलब एक मानना ही पड़ता है, ऑफ कोर्स वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, तो अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड्स इन्होंने नेगेटिव लिया। उसके बाद इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी लिखी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी, वैसे ये क्वेश्चन है समझा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे इसमें सब प्रॉपर वैल्यूज पुट करी हुई है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, यही क्वेश्चन जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो सेम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे सॉल्व करता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है क्वेश्चन में, 20 मीटर्स पर सेकेंड, देख रहे हो ना, और टाइम क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड्स दिया हुआ है। लेकिन जो बच्चा गलती करेगा ना, वो कैसे सॉल्व करके हम दिखाते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एक सीक्वेंस में कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। कैसे, अभी यहाँ पर 6 सेकेंड्स तो लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 सेकेंड देखा हो। ऐसा हो सकता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा हो मेरे आंसर्स में जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो पता है क्या होता है, ये देखो ये होता है। इसमें मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 लिया, लेकिन टाइम मैंने क्या लिया, 3 सेकेंड में लिया, जबकि टाइम क्या है, 6 सेकेंड है, और मैंने 3 सेकेंड ले लिया। अब यहाँ स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई ना आपकी, इसको आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कह सकते फिर आगे जा करके, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई आपके। देखो कैसे, रिमेनिंग टाइम जब मैंने निकाला तो 1 सेकेंड आया, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी यानी कि मेरा आंसर जो आया वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, 40 मीटर्स पर सेकेंड है। तो कुछ इस तरह का फर्क पड़ता है ये सब चीजों से। तो अब करें क्या, जिनको ऐसी आदत लग चुकी है वो क्या करें, तो देखो सोल्यूशन है राइट इन दिस वे। अब ऐसे वे में लिखोगे ना तो आपका जो कंफ्यूजन का पार्ट है, मतलब ऐसा है कि आप जब यहाँ पर देख रहे हो कि 20 मीटर्स पर सेकेंड 6 सेकेंड्स, तो आप इसको सेपरेटली जब लिखोगे ना तो उसमें आपका कंसंट्रेशन उस चीज पे बढ़ेगा और आप उसे एक्यूरेटली लिख पाओगे, करेक्टली लिख पाओगे उस जगह पर। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। और सुनो, बोर्ड एग्जाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लोगों को ऐसे ही लिखना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी बोर्ड एग्जाम ही नहीं, जो कि 10th 9th में भी, 9th 8th में भी जो लोग हैं वो लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए ऐसे लिखना। क्योंकि ऐसे लिखने से क्या होगा ना कि आपको एक आदत भी पड़ी रहेगी, और दूसरी बात ये है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ना एक अच्छा इंप्रेशन देने को मिलेगा। मैंने ये यूज किया है, ऑब्वियसली मैंने ये यूज किया बोर्ड एग्जामिनेशन में, मेरे ही किसी टीचर ने ही बताया था मुझे भी। तो सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखना है। जब आप गिवन पे अलग से फोकस करोगे ना, तो आप जब गिवन पे अलग से फोकस करोगे तो आप चीजों को ठीक से लिखोगे। तो मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम मैंने लिखा 6 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या लिखना है कि मुझे आस्क्ड क्या है, कि मुझे फाइंड क्या करना है। तो मुझे जो फाइंड करना था, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी ग्राउंड पर कितनी है, तो वो मैंने लिख दिया कि मुझे ये फाइंड करना था। उसके बाद आप सोल्यूशन लिखो और आगे सोल्यूशन सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस वे में लिखना है। और फिर से यही बात बोलूं, इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा, आपको सब कुछ अप्लाई कर करके देखना पड़ेगा अपने स्टडी टाइम में, ठीक है। तो
इससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन कम हो जाती है और मिस्टेक्स कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी फिर आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट राइटिंग गिवन वैल्यूज विथ यूनिट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, लोग ना जो वैल्यूज आपको गिवन रहती है ना, उसको वो लोग यूनिट्स के साथ नहीं लिखते हैं। वो लोग को एक्चुअली आदत ही नहीं होती यूनिट्स के साथ लिखने की। वो लोग को ऐसी आदत होती है, वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं और जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या रही हो, है ना। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 1500 न्यूटन पर कूलम इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ, मतलब क्यू दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ 20 नैनो कूलम प्लेस्ड इन दिस फील्ड। फोर्स इस फील्ड में कितना लगेगा ये बताना है। तो मैंने वही यूज किया, गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। गिवन मैंने दोनों लिखा। अब कुछ लोग क्या करेंगे पता है, गिवन को ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर है 1500 न्यूटन पर कूलम, लेकिन वो लोग ऐसे लिखेंगे 1500। फिर यहाँ पर चार्ज क्या है, 20 नैनो कूलम, वो लोग लिखेंगे चार्ज 20। ठीक है, वो लोग चार्ज को लिखेंगे 20। फिर वो लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो लोग बोलेंगे कि फोर्स पूछा चार्ज पे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। अब जब क्यू इंटू ई हो जाएगा तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो फोर्स आ जाएगा हम लोग का 3 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो, एक छोटी सी चीज सिर्फ और सिर्फ यूनिट ना लिखने की वजह से आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 20 नैनो कूलम लिखा था। तो इसे सही से सॉल्व कैसे करेंगे, देखना। ये देखो, सोल्यूशन क्या है इसका। सोल्यूशन यही है कि आपको जब भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आपको जो गिवन वैल्यूज है उनको आपको यूनिट्स में लिखना है, यूनिट्स के साथ लिखना है आपको गिवन वैल्यूज को। आप जब यूनिट के बिना लिख रहे हो तो आपका रॉन्ग हो रहा है, तो आप एक बार कोशिश तो करो। धीरे धीरे ही होता है सब कुछ। तो आपको क्या लिखना है, विद यूनिट्स लिखनी है सारी की सारी वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा 1500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और मैंने चार्ज लिखा 20 नैनो कूलम। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि जब चार्ज 20 नैनो कूलम है तो फिर नैनो मतलब 10⁻⁹। तो एक्चुअली में चार्ज है 20 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फिर मैंने बोला कि फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज, तो मैंने सोल्यूशन लिखा, तो मुझे क्यू ई से मिल जाएगा। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे 3 इंटू 10⁻⁵ मिला न्यूटन में फोर्स, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। तो फर्क पड़ गया ना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, इन छोटी छोटी चीजों से कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। अभी इसको आप देखो, इसमें 10⁻⁴ आया था, इसमें 10⁻⁵ आया फोर्स का ऑर्डर। तो इस तरह से फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उसे आपको यूनिट्स के साथ लिखना है, सिर्फ नंबर लिख के कोई फायदा नहीं। देखो, कोई भी चीज, गिवन चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट ऐसी है जैसे गुलाब जामुन विदाउट वो रस होता है ना उसका, उसके बिना गुलाब जामुन होता है ना, उसकी तरह है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट इट्स यूनिट। जिस तरह से गुलाब जामुन पसंद है उस तरह से इस पे भी दया कर लीजिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इग्नोरिंग बेसिक मैथ्स। इग्नोरिंग बेसिक मैथ्स एक ऐसी चीज है जो कि मैं अक्सर बच्चों को समझाती रहती हूँ कि बेसिक मैथ्स इग्नोर मत करो, बेसिक मैथ्स इग्नोर मत करो, बेसिक मैथ्स इग्नोर मत करो। क्यों? क्योंकि इससे क्या क्या होता है वो सब मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप सब देखो एक बार। इग्नोरिंग बेसिक मैथ्स इज अ कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 डू। ये कॉमन मिस्टेक है, क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने स्किप किया था। कोई भी चीज बकवास नहीं हो रही है ना यहाँ पर, हर चीज ये वो बताई जा रही है जो खुद एक्सपीरियंस्ड है ना। तो बेसिक मैथ्स मैंने भी स्किप करा था, और वैसे ही हर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12, हर स्टूडेंट तो नहीं कहता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं बेसिक मैथ्स को। क्यों? क्योंकि हमने तो 10th तक मैथ्स पढ़ी है ना, तो 10th तक की मैथ्स काम नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 10th तक की मैथ्स जो तुमने पढ़ी है वो तो एक छोटा सा पार्ट बनाती है बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स में आगे जाकर के बहुत कुछ है। इसलिए जब आप बेसिक मैथ्स को इग्नोर करते हो तो उससे आपके आगे आने वाले बहुत सारे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के चैप्टर्स हैम्पर हो जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि बायो स्ट्रांग है और फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। देखो, बेसिक मैथ्स बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बेसिक मैथ्स का। मेरे को लगता है अगर आप यूट्यूब पर वीडियो खोजोगे बेसिक मैथ्स के लिए तो आपको मैक्सिमम 6 घंटे की वीडियो मिलेगी
एकदम डिटेल में विद क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिस, एकदम डिटेल में, वो भी एकदम रिलेवेंट, बहुत अच्छे से। 6 घंटे की वीडियो, मतलब अगर आप एक दिन का 6 घंटे दे देते हो, वैसे तो अगर वीडियो 6 घंटे की तो उसे देखने में मेरे ख्याल से 2 दिन तो तुम्हारे लग ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग स्कूल ट्यूशन ये सब के साथ अगर करते होगे तो 2 दिन लग जाएंगे। और अगर घर में हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इंटीग्रेटेड हो, तो भाई एक दिन में कर सकते हो। एक दिन या 2 दिन दे करके अगर आपके आगे आने वाले इतने सारे चैप्टर्स बच जा रहे हैं, सो व्हाई आर यू नॉट रेडी? दो उसे 1-2 दिन के टाइम। It is very important to understand upcoming chapters of physics and chemistry. It includes many formulas which we have to learn. देखो, एक्चुअली बेसिक मैथ से लोग डरते क्यों है, मैं बताती हूँ, सिंपल सी बात। बेसिक मैथ में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है बेसिक मैथ्स में। लेकिन याद रखना, बेसिक मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है वो सब एक बार में नहीं लर्न करने होते हैं आपको। बच्चे लोग डर जाते हैं, एक बार में नहीं लर्न करने होते आपको सब फॉर्मूलाज। कैसे लर्न करने होते हैं, ध्यान से सुनो, एक मिनट। कैसे लर्न करने होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, आज के लिए मैंने लर्न कर लिया, आज के लिए मैंने लर्न कर लिया जो मेरा टॉपिक चल रहा है अभी। तो उसमें मान लो कि मेरे को लगा कि मेरे को कॉस कॉस वाला एक फॉर्मूला आता है, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें आती है। तो मेरे को लगा यार मेरे को ना इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक मैथ्स तो तुम पूरा पढ़ो, लेकिन तुम उस टाइम के लिए वो चीज़ लर्न कर लो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। हर चीज़ लर्न करो। देखो यार, तुम मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते ना, हर चीज़ को लर्न करो, सबको लर्न करो, लेकिन एक एक करके, जो एक बोलते हैं ना कि एक स्पेसिफाइड लर्निंग, वो एक एक करके करो। हर चीज को घुसाने की दिमाग में कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। धीरे धीरे करके लर्न करो। तुमने देख तो ली वीडियो 2 दिन में, लेकिन तुम उसको तो 15-20 दिन में लर्न करो, उसको 15-20 दिन में लर्न करो। दे दो 2 दिन वीडियोस देख लो, लेकिन लर्न तुम करो उसे 15-20 दिन में। इससे क्या होगा, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा बेसिक मैथ्स लर्न करने का, और ये आगे वाले सब चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो सब के सब एकदम हलवा हो जाएंगे। देखो, अभी बेसिक मैथ्स को अंडरस्टैंड किए बिना कुछ कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, ये जो टैब है ना वो डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया, ठीक है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और वो बेसिक मैथ्स नहीं अंडरस्टैंड किए होते हैं, इसलिए उनसे होती है, वो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई है। देखो, सबसे पहले तो अगर उनसे पूछा जाए कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो तुम बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो उनको नहीं आएगा। और सॉल्व करने चले हैं क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स के सॉल्व कर रहे हैं, ऑसिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा है वो लोग, और फिर बोलते क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि मतलब पछताने से क्या फायदा है बाद में, इससे अच्छा पहले से तैयारी करके रखो ना। बाद में बोलते क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ये नहीं आएगा उनको। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जैसे ये कैलकुलेशन में मिल जाए 0.25 इंटू 64, तो वो लोग क्या करेंगे पता है, 0.25 इंटू 64, 4 5 से 24, 2 से 8, 10, 1, ऐसे करके सॉल्व करेंगे बेटे, पता है। लेकिन कितना आसान है ये सॉल्व करना, बताते हैं। देखो, 0.25 को आप लिख सकते हो 1/4, 0.25 को आप लिख सकते हो 1/4, 1/4 लिख के सॉल्व किया, मेरे तो 16 आंसर आ गया। पता है जितने दिन में कैलकुलेशन होगा ना ये लोग का, उतने दिन में मेरे से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक मैथ्स पता है। अच्छा, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन होते हैं ऐसे लोग, अगर उनको ये क्वेश्चन दिया जाए तो वो ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी अंडर इसमें सबटेल किया ना, ऐसे सॉल्व करेंगे लोग। इसको सीधा 3 को मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर कर देंगे, रॉन्ग है। आपको पहले स्क्वायर करना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, जैसे माइनस माइनस है, माइनस इंटू 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये -25 आएगा कि नहीं, तुम बताओ। क्योंकि ये 5 ब्रैकेट में, ये माइनस अलग से है, लेकिन यहाँ पर अब आप देखो लोग क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर दिया गया है, माइनस इंटू 5 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 25 आएगा, नहीं भाई माइनस अलग से है।
अगर -5 का स्क्वायर दिया जाए आपको, पूरा -5 पूरे ब्रैकेट में हो और आपको स्क्वायर करना हो, तो आप करो ना, 25 आंसर आ जाएगा। फिर लोगैरिथम के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बच्चे लोगों को नहीं आते, और पता नहीं कितनी सारी चीजें होती हैं, सब मैं मेंशन नहीं कर पाई ना एक में। लेकिन प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज बच्चों, प्लीज आप लोग मेरे भाई बहन, प्लीज बेसिक मैथ्स पर ध्यान दो, क्योंकि बेसिक मैथ्स के बिना कुछ नहीं रह जाएगा। बहुत जरूरी है बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अब भाई मैंने हाथ भी जोड़ के बना दिए हैं यहाँ पर, प्लीज सच में हाथ जोड़ के प्लीज है कि आप, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बेसिक मैथ्स अंडरस्टैंड करो, बेसिक मैथ्स के लेक्चर देखो, प्लीज 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 देखो। पता है आप लोगों का आगे आने वाला समय पूरा बेसिक मैथ्स के हाथ में एकदम से, क्योंकि आपका समय सेव हो रहा है ना बेसिक मैथ्स से। बेसिक मैथ्स का यूट्यूब पर लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा बेसिक मैथ्स। देखो, हर चीज तो मैं नहीं मेंशन कर सकती ना एक वीडियो में, क्योंकि हर चीज की अलग अलग वीडियोस होती है, इसमें मैं डेप्थ में गई हूँ मेन प्रॉब्लम्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे मैथमेटिक्स में करते हैं। ये वीडियो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये प्रॉब्लम के लिए, कैलकुलेशन के। अगर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो है यूट्यूब पर। ठीक है, जो वीडियो है वो मैं नहीं बना रही हूँ, जो वीडियो नहीं है वो मैं बना रही हूँ। जो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर एग्जिस्ट कर रही है वो यूट्यूब पर है, आप सर्च करो कि बेसिक मैथ्स का वीडियो कौन सा है, बेसिक मैथ्स को कैसे पढ़े, बेसिक मैथ्स का लेक्चर सर्च करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ उसके, और उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करो कि बच्चे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मैथ्स में तो कितनी सारी मिस्टेक कर लेते हैं बच्चे लोग, वो सब सर्च करके देखो आप, प्लीज ये सब देखो। आपको अपने बारे में पहले अवेयर होना पड़ेगा, आप दूसरों को अवेयर नहीं कर सकते खुद बिना अवेयर हुए, है ना। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देखो, उसके नोट्स बनाओ और खुद पर काम करो, खुद पर देखो भाई कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है और कौन सी मिस्टेक्स बच्चे लोग, अगर आप देखो, अगर आप ये सर्च करोगे ना यूट्यूब पर कि बच्चे लोग मोस्ट कॉमनली कौन से मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको उसमें अपनी मिस्टेक मिलेगी और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। 2 वीडियोस हैं जो कि मुझे याद है, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी उनके लिंक्स या फिर कमेंट में दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आप एक बार देख लो, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, अभी बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे कैलकुलेशन करते वक्त करते हैं। देखो, हर चीज का अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो रही तो मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, कुछ अलग फैक्टर्स भी चलते हैं, जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग सॉल्विंग अ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, और सुनो ये मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ये बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको आता भी रहेगा और आपका दिमाग जरा सा भी 1-2 सेकंड के लिए भी यहाँ वहां गया तो सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये ना मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है ना भाई, अब भी तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम दिन भर ये सोचते रहो कि मुझे पढ़ना है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि जब तुम पढ़ रहे हो उस टाइम पे सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बच्चों की मेजर प्रॉब्लम। वो क्या करते हैं पता है, पढ़ते वक्त या फिर, क्योंकि उनकी आदत होती है कि पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, यार यार उसकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही थी यार, मुझे भी लेना है यार, ऐसे सोचेंगे। या फिर सोचेंगे आज मैया ने खाने में क्या बनाया होगा, बोल तू क्या छोला बनाने के लिए, नहीं यार जाने दो, मुझे पढ़ना है पढ़ना है। ऐसे करते कुछ लोग, पता है वो लोग फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, यार आज ही इससे इसकी लड़ाई हो गई, यार दादाजी गाँव गए कहाँ तक पहुंचे होंगे। भाई ये सब सोचने का टाइम नहीं रहता है, वो ये सब सोचने का टाइम नहीं है, वो सोचने का टाइम है कि तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कुछ बच्चे पढ़ते समय ये सब करते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रही हूँ, अभी अभी मैं पढ़ते समय की बात कर रही हूँ। उनका ना एक हैबिट होता है, पढ़ते रहेंगे और गुम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। उन लोग का इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन। कुछ बच्चे तो ऐसे, मेरा सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, अरे सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो, ऐसे होता है। तो जिनकी हैबिट रहती है ना स्टडी के टाइम ऐसे करने की, वही बच्चों की हैबिट हो जाती है कैलकुलेशन के टाइम ऐसे करने की। वही बच्चे कैलकुलेशन के टाइम पे भी गुम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो गुम हो जाते हैं तो उनका मार्क्स भी गुम हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कुछ सोचने लगते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन कर रही हूँ मैं। तो इन चीजों का डिस्ट्रैक्शन जो है इसे इग्नोर करो प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि
देखो इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो मैं बता रही हूँ। तुम जब पढ़ने बैठते हो ना, तो तुम एक चीज बोल के खुद से बैठा करो, मैं पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ाई मेरे लिए फैमिली, ड्रेस, मतलब फैमिली की प्रॉब्लम्स, ड्रेस, किसी का खाना पीना, कौन कहाँ पहुंचा, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मेरी लाइफ डिसाइड होने वाली है, मेरी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। मेरे अंदर जितना अभी तक थिंकिंग भरा हुआ है सबको मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर ही, क्योंकि मैं अपने स्टडी जोन में एंटर करने जा रही हूँ। एंट्री करो, पढ़ो, बाहर आओगे स्टडी जोन से तो अपने आप वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। इस तरह से इस डिस्ट्रैक्शन को आप इग्नोर कर सकते हो। ये आपके एग्जामिनेशन को और आपके एकेडमिक्स को दोनों को रुइन करके रख देगा, ये जो केस है। क्योंकि मेरे साथ ये नहीं होता था, लेकिन 12th में मेरे साथ जब लास्ट लास्ट का ये आने लगा ना, तो उस टाइम पर हुआ। मतलब मेरे ख्याल से अक्टूबर, यही टाइम चल रहा था, अक्टूबर अक्टूबर का। तो इस टाइम पर ही मेरी आदत पड़ गई स्टडी के टाइम पर कुछ सोचने की। और मैं क्या सोचती थी पता है? मैं ना फैमिली के बारे में सोचती थी, फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती थी। और बकवास चल रही, पढ़ाई चल रही, बकवास चल रहा है दिमाग में, कैसे होगी पढ़ाई? तो मेरे से कैलकुलेशन में होने लगा। तब मेरे को समझ में आया और मैंने इसे बंद किया। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? अब ऐसे बीच जो ऐसे होता है ना किसी किसी के साथ, कि जो कैलकुलेशन करते रहते और बीच में मिस्टेक हो जा रही है, बीच के स्टेप में मिस्टेक हो जा रही है। ऐसे कुछ लोगों के साथ होता है ना, वो जो मिस्टेक हो रही है ना बीच में, वो मिस्टेक भी इसी की वजह से हो रही है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हो रही है। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, अगले में एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। ब्रैकेट डालना लोग भूल जा रहे हैं। अगर हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4x माइनस 2, ब्रैकेट डालना भूल जाएंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी छोटी चीजें मिस्टेक हो जाती है कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है? अब कैलकुलेशन करते रहते हैं, उसके बाद याद ही नहीं आता है फाइंड क्या करना था यार, फाइंड क्या करना था, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता है। ये होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से। प्लीज इसे इग्नोर करो, प्लीज इसे इग्नोर करो, ठीक है? चलो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है इसका? ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक वाइल स्टडी। कभी भी आप पढ़ रहे हो, नॉर्मल दिनों की बात कर रही हूँ मैं, जब आप, अगर आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करो तो भी मैं आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप किसी के बारे में मत सोचो। एक स्टडी जोन में एंटर कर जाओ, अपना खुद का ऑरा एक स्टडी का बना लो, एक स्टडी जोन में एंटर कर जाओ, और उसके अंदर जाकर के आप बस छोड़ दो फालतू की चीजें और अपने कार्य में लगो। मेक दिस योर हैबिट, इग्नोर द अदर थॉट्स विच कम इन योर ब्रेन ड्यूरिंग स्टडी। देखो ये डायरेक्टली नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, ये तुरंत तो नहीं हो जाएगा ना। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आपके साथ तुरंत तुरंत ऐसा लगेगा? नहीं, मैं फिर से वही बोल रही हूँ, इंस्टेंटली कुछ नहीं होता। हर चीज़ की हैबिट बनानी पड़ती है। आपको भी ये हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनाओ पहले, कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा कि नहीं मेरे को अब स्टडी जोन में एंटर करना है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वो बात आई, तो क्या करना है पता है? तो उसमें गुम नहीं होना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं है, मुझे ये सोचना नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर वो बात आएगी, मुझे सोचना नहीं है। इसको कुछ दिनों तक, दो से 2 से 3 बार इसे ट्राई करोगे ना, तो अगली बार से आसान लगने लगेगा। और कुछ दिनों, मेरे को लगता है 4-5 दिनों में आपको ये हो जाएगा कि हाँ भाई अब आदत पड़ गई, अब मैं नहीं सोचती यहाँ वहाँ का, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, फाइनल आंसर गलत कर देना। ये भी हो चुका है मेरे साथ भाई। पता है फाइनल आंसर के भी मार्क्स होते हैं और मार्क्स कट होते हैं, बट फाइनल आंसर जो लोग गलत करते हैं ना, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन सही करेंगे, फाइनल आंसर ही गलत लिख देंगे। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो कि मेरे से इतने बार गलत हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मतलब वैसे ही, वैसे क्वेश्चंस में से बहुत बार गलत हुए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली एग्जाम्पल। फाइनल आंसर मेरा भी गलत हो जाता था। जब हम स्पीड में क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, ऐसा ये भी है इसके अंदर एक तरह से, बट जब हम स्पीड में क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तभी भी ये होता है। तो लास्ट में हमें पता नहीं चलता कि हमने फाइनल आंसर गलत कर दिया, हम लिख के निकल जाते हैं, तो भाई चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन वो फाइनल आंसर गलत हो गया वो हमें पता नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब इसमें एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel. Okay. What is the total resistance of the combination? टोटल रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल सी बात है। पैरेलल में सबसे पहले डायग्राम बना दिया, जो कि जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम्स में। डायग्राम बना दिया,
उसके बाद मैंने फार्मूला लिख दिया और फिर नीचे नीचे से मैंने फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब मैंने फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया तो मैंने बहुत अच्छी तरह से फार्मूला अप्लाई किया हुआ, ठीक है। फार्मूला तो मैंने इतने अच्छे तरह से अप्लाई किया ना, पूछो मत। देखो ये फार्मूला है, मैंने अप्लाई कर दिया इस फार्मूले को, मेरा 1/r इक्विवेलेंट क्या आ गया 19/20। और मैं इतना स्पीड में हूँ कि मैंने r इक्विवेलेंट को क्या लिख दिया 19/20 ओम, मेरा फाइनल आंसर लिख दिया मैंने। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब आपका 1/r इक्विवेलेंट 19/20 आ रहा है तो आपका r इक्विवेलेंट तो उसका रेसिप्रोकल आएगा ना, 20/19 आना चाहिए ना। अगर आपको नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं तो भी आप यहाँ पर ध्यान दो, वो सब छोड़ो, फिर आप यहाँ पर ध्यान दो कि 1/r इक्विवेलेंट अगर 19/20 है तो r इक्विवेलेंट मतलब इसका उल्टा, तो 20/19 आंसर। लेकिन मैंने r इक्विवेलेंट क्या लिख दिया, देखो 19/20 ओम लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड में हूँ। इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, ठीक है। कि लास्ट में एक बार फाइनल आंसर को चेक कर लो कि सही है या नहीं। लास्ट में एक बार चेक करो, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने लिख दिया फाइनल आंसर, उसके बाद में थोड़े एक 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 सेकेंड थोड़ा रुकी, फिर मैंने बोला देखो मैं फाइनल आंसर सही है कि नहीं। तो मैंने चेक किया, मैं बोली अरे यार फाइनल आंसर तो मुझसे गलत हो गया, तो मैंने क्या किया, कट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने r इक्विवेलेंट 20/19, तो मेरा मार्क्स बच गए, इससे आधे आधे मार्क्स बच जाते हैं, इससे बहुत फर्क आता है, आधे आधे मार्क्स से भी बहुत फर्क आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो ऐसी गलतियों को करने से कि आपका लास्ट में फाइनल आंसर गलत हो जा रहा है। ऐसी गलतियों को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन लिख लो अगर आपकी ये गलती है तो। नेक्स्ट, अब देखो यार, ये ही मिस्टेक्स थी जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और मुझे को भी ना, मतलब यही मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा आती थी। तो मैंने इसको अपना बेस्ट दिया है, जिस तरह से मैं पीपीटी बना सकती थी, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, और डेप्थ में जितना रह सकती थी उतना मैं गई हूँ। देखो यार, इससे ज़्यादा डेप्थ में हो सकता है कोई जाए, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की। तुम्हें ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई और इससे ज़्यादा डेप्थ में जाके तुम्हें समझाए। इतना डेप्थ काफ़ी है खुद का समझने के लिए कि अब हमारा कितना, हम कितने पीछे चल रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना तो आपको किसी को बताना है कि मेरी इतनी मिस्टेक्स होती है ना, कोई शर्म की बात नहीं है। जिसे सुधरना है ना, उसको पहले एक्सेप्ट करना होता है, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से पढ़ो लिखो। चलो बाय बाय।